नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्री लक्ष्मीनारायण हाई स्कूल वड़ताल कक्षा 9 विषय हिंदी में आज आपको व्याकरण एकम 4 भाग 1 वर्तनी के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कराना चाहती हूँ। वर्तनी को उर्दू में हिज्जे, गुजराती में जोड़नी और अंग्रेजी में स्पेलिंग कहा जाता है। जिस शब्द में जितने वर्ण या अक्षर जिस अनुक्रम में प्रयुक्त होते हैं उन्हें उसी क्रम में लिखना वर्तनी है। हम वर्तनी संबंधी कुछ जानकारियां का अभ्यास करेंगे। उन्हें लिखते एवं बोलते समय मनन करने से वर्तनी दोष निश्चित रूप से दूर हो जाएगा। हम जैसे उच्चारण करेंगे, जैसे अभ्यास करेंगे, जैसे मनन करेंगे, इस तरह वर्तनी का दोष निश्चित रूप से दूर हो जाता है। जैसे कि हम ख को र व की तरह न लिखें। इसकी जो ख को र व की तरह लिखते हैं तो इसमें ख र व बनकर वर्ण से संबंध बन जाएगा और अर्थ हो जाएगा दाना। ख को र व की तरह न लिखे, इससे ख र व बनकर वर्ण से शब्द बन जाएगा और अर्थ हो जाएगा दाना, जैसे कि दवादार यानी कि दानेदार। दूसरा देखें तो हम पता चलेगा कि ग पर पूरी शिरोरेखा होती है, जबकि त वर्गीय व्यंजन ध का पूर्व का गोलाकार सिरा मुड़ा होता है। व ग और ध में गोलाकार सिरा होता है, मुड़ा हुआ होता है और मुड़े भाग तथा शिरोरेखा के बीच रिक्त स्थान रहता है, क्योंकि गोलाकार और जब शिरोरेखा उसके बीच थोड़ी जगह रहती है, एक रिक्त स्थान रहता है। और इसी तरह से हम वर्ण को लिखते हैं और हमारा वर्ण से शब्द अच्छी तरह से लिखा जाता है और अर्थ भी नहीं बदल जाता। जो घ को भी ध की तरह लिखे, ध को भी घ की तरह लिखेंगे तो वर्ण भी बदल जाएगा, शब्द भी बदल जाएगा और उसका अर्थ भी बदल जाएगा। इसी तरह हमें ऐसी वर्तनी में छोटे छोटे वर्णों को ध्यान में रखना होता है। इसी तरह हम दूसरा देखें तो इ, य, भ, स, क्ष और स्र की लिखावट में ऊपर से मुड़े भाग के ऊपर शिरोरेखा नहीं होती। भ के ऊपर पूरी तरह से शिरोरेखा देने से म का भ्रम पैदा हो सकता है और जो भ ऊपर पूरी शिरोरेखा बांधेंगे तो हम पढ़ेंगे तो उस वर्ण को हम म ही समझेंगे और म आने से भ का जो वर्ण भी बदल जाएगा, उसके बीच में शब्द भी बदल जाते हैं और उसका अर्थ भी बदल जाता है। जैसे कि हम निम्नांकित संयुक्त अक्षर एवं इन संयुक्त अक्षरों का जिन शब्दों में उपयोग हुआ है ऐसे शब्दों को अध्ययन कीजिए। तो हम इस शब्द को अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा कि द वत्ता व बराबर ध्व होता है और ध्व से पूरा शब्द हम लिखेंगे तो विद्वान हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा द्वार, और जो ऐसा नहीं लिखेंगे तो वि द व न, द व र, तो दवर लिखेंगे तो पूरा अर्थ ऐसे ही बदल जाता है। इसलिए हमें संयुक्त शब्दों का उपयोग करने के लिए ऐसे शब्दों का अध्ययन करना पड़ता है। द वत्ता द तो तद्दन या राजगद्दी होता है। द वत्ता य द्य यानी कि द्य यानी कि हम पद्य विद्या ऐसा लिख पाते हैं। स वत्ता र से स्र यानी कि हम श्रवण लिख सकते हैं, श्रेष्ठ लिख सकते हैं। स र वर्ण एम नहीं लिख सकते, इसीलिए हम श्रवण लिख सकते हैं। स र स्र यानी कि स र ष्ठ ऐसा नहीं लिख सकते, श्रेष्ठ ही लिख सकते हैं। द वत्ता र से ट्र बनता है यानी कि राष्ट्र और ट्र
ऐसा नहीं कर सकते कि ट वत्ता र यानी कि ट र क, टरक नहीं बोल सकते, हम ट्रक ही बोल सकते हैं, इसीलिए द वत्ता र से ट्र बनता है यानी कि ट्रक। हम आगे देखें तो संयुक्त अक्षरों का प्रयोग हुआ हो ऐसे अन्य अनुस्वार और चंद्र बिंदु के देखेंगे तो इसे पता चलेगा कि पूर्ण अनुस्वार और अर्ध अनुस्वार चंद्र बिंदु, इसके थोड़े उदाहरण देखें तो अंत, गंध, तंतु, दंभ, पंच और हंस। अर्ध अनुस्वार में आंत, गाव, तात, दांत, पांच, हंसी। आप ऐसे देखें तो ऊपर दिए गए उदाहरणों में अंत, दंभ, पंच इत्यादि में जिस चिन्ह यानी कि पूर्ण अनुस्वार का प्रयोग किया गया है उससे अनुस्वार कहते हैं, और आंत, पांच, दांत इत्यादि में जिस चिन्ह यानी कि ऐसा चिन्ह का प्रयोग हुआ है उसे अर्ध अनुस्वार या चंद्र बिंदु कहते हैं। हम आगे पूर्ण अनुस्वार को अनुशासिक पंचमी वर्ण की सहायता से कैसे बनते हैं यह देखें तो पूर्ण अनुस्वार ड, झ, अण, न और म इन अनुशासिक पंचम वर्णों की सहायता से भी लिखा जाता है। इनमें से प्रत्येक अपने वर्ग की अक्षरों के साथ संयुक्त वर्ण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, वो अकेला नहीं होता है। संयुक्त वर्ण यानी कि क, ख, ध के साथ, च, छ, ज के साथ, ट, ठ, ड ढ के साथ, त, थ, द ध के साथ, प, फ, ब भ के साथ, यानी कि पूर्ण अनुस्वार जब हम ऐसे भी अनुशासिक पंचवर्णों की सहायता से भी लिखा जाता है, इसकी सहायता से भी लिख सकते हैं। इनमें प्रत्येक अपने वर्ग के अक्षरों के साथ संयुक्त वर्णों के रूप में प्रयुक्त होते हैं। अभी हमने इनके पूरा अनुशासिक पंचवर्णों की सहायता से जो लिखे उसके बारे में चर्चा की। तो पूर्ण अनुस्वार को दो तरह से लिखा जाता है, जैसे कि हम लिख सकते हैं कि शंकर, तो वह अनुस्वार के चिन्ह के साथ लिखा है, लेकिन उसे अनुशासिक पंचम वर्णों की सहायता से लिखा जाएगा तो इस तरह लिखा जाएगा। उसमें शंकर हम उच्चारण तो कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ हम इस तरह लिख सकते हैं जैसे कि पूर्ण अथवा तो अनुनासिक पंचवर्णों की सहायता से लिख सकते हैं। शंकर तो शंकर, शंख तो शंख, अंजन तो अंजन, चंचल तो चंचल। ऐसे घंटा तो हम घंटा इस तरह लिख सकते हैं, डंडा तो डंडा इस तरह लिख सकते हैं, चंदन तो चंदन और संत तो संत। हम इस तरह तो लिखा, लेकिन अब इसको पूरा तरह से समझ लीजिए कि अर्धानुस्वार का उच्चारण पूरे अनुस्वार की उपेक्षा से कोमल और हल्का होता है। जो अर्धानुस्वार होता है वह उच्चारण पूरे अनुस्वार की यानी कि पूरे अनुस्वार की चिन्ह से हल्का और कोमल होता है। उसे पूरे अनुस्वार की भांति अनुनासिक वर्ण के साथ नहीं लिखा जा सकता, उसे इस तरह का नहीं लिखा जा सकता। अर्धानुस्वार को हम अंतिम अनुनासिक वर्ग के साथ नहीं लिख सकते। उदाहरण के लिए देखें तो अंत को हम अंत लिख सकते हैं, पर आंख को हम आंख नहीं लिख सकते। अतः हम जहां अनुस्वार का उच्चारण कोमल और जिसे पूरे वर्ण के साथ या अनुशासिक पंचम वर्णों की सहायता से आदि अनुशासिक संयुक्त वर्णों से न लिखा जा सके, इस तरह का ना लिखा जा सके, तो हम उसे अर्ध अनुस्वार समझना चाहिए, क्योंकि आंख को हम इस तरह नहीं लिख सकते। इसीलिए हमें आंख को अर्ध अनुस्वार ही समझना चाहिए और उसे चंद्र बिंदु के साथ ही लिखना चाहिए। चंद्र बिंदु के थोड़े उदाहरण भी यहाँ है। तो ऐसे ही है कि शिरोरेखा के ऊपर और शिरोरेखा के नीचे, तो इसमें पूर्ण अनुस्वार है और इसमें ऐसे भी अर्ध अनुस्वार माना गया है। अब हम दूसरा वर्तनी का विभाग हम दूसरे वीडियो में देखेंगे।